आज हम गीता के प्रथम अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर के 37वें श्लोक करेंगे। और उसमें आप पढ़ रहे हैं, अर्जुन जब दोनों सेनाओं के आर्मी के बीच में खड़ा हो जाता है, मतलब उसकी रथ रथ को खड़ा कर दिया जाता है। जब वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को सबको देखता है तो किस तरह वो पैनिक हो जाता है और युद्ध ना करने के लिए जो चीजें बोलता है वो हम देख रहे थे। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, कृष्ण, कृष्ण का दूसरा नाम है। ये सब अपने लोग खड़े हैं, ये कितने भी दुष्ट हो, बदमाश हो, टेरराइज करने वाले हो, ये तो अपने ही लोग हैं। इनको मार करके कोई सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए है माधव, इन धृतराष्ट्र के बच्चों को, जो कि मेरे रिलेटिव है, बांधव हैं, इनको हम नहीं मार सकते। क्यों? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपने ही लोगों को मार के क्या सुख मिलेगा। अर्जुन जो कुछ कह रहा है उसमें एक पैसे की ऐसी नहीं जिसमें आप डिसएग्री करेंगे। करेंगे आपकी। जब अर्जुन कहता है इन रिश्तेदारों को मारने को नहीं मारना चाहिए, इनको मार के क्या मिलेगा। ये अपने ही लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। चलो, इनको तो दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये लालच से ओवरवेल्म्ड है। लालच के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्या सही है गलत है। इसीलिए ये लोग ये गलत काम करते जाते। इनको ये भी नहीं दिखाई देता कि लड़ाई होगी तो कितने हमारे मित्र फ्रेंड्स मारे जाएंगे, हमारा कुल जो खानदान है, जो फैमिली है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इससे कितना बड़ा पाप होता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई गलत काम करते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है, वही चार पांच छह चीजें के कारण करता है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। हो सकता है आपके अंदर ग्रीड नहीं है, जेलेसी नहीं है, मैलिश नहीं है, एनिमिटी नहीं है, तब भी आप लोगों को मारते हैं। ये जो रिलीजियन के नाम पर लोगों को मारा जाता है, क्यों मारे जाते हैं? उससे क्या उनको मिलता है? इल्यूजन। क्या? मारने से स्वर्ग मिलेगा। दुश्मनों को, दुश्मन तो नहीं, पापियों को, काफिरों को, जो भी नॉन बिलीवर्स को मारने से अच्छा होता। ये एक रॉन्ग नोशन है, एक इल्यूजन है। इसी तरह लोभ, ग्रीड, लोग बुरा काम करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीड। समटाइम क्रोध, एंगर, ईर्ष्या, जेलेसी, मोह, डिल्यूजन, आसक्ति, अटैचमेंट। मेरा बच्चा है, मेरा रिश्तेदार है, वो गलत काम करे तो भी मुझे उसको बचाने के लिए दूसरों को मैं फंसा देता हूँ। मेरे देश का आदमी है, बुरा आदमी है, उसको बचाने के लिए मैं फिर कुछ भी कर बैठता हूँ। कौरवों को लड़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारने काटने से प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन कहते हैं क्यों? लोभोपहत चेतस। लोभ, लालच, ग्रीड के कारण उनकी जो कॉन्सस है, जो उनकी विजडम, बुद्धि है, वो ओवरवेल्म्ड है, ढक गया है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। वैसे आपको पता है ना हम गलत और सही कैसे क्यों करते हैं? हमारा उसका साइकोलॉजिकल प्रोसीजर क्या है? पहली चीज है, कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, वो खुद नहीं मानता कि वो गलत करता है। जब तक आप मानोगे कि मैं गलत कर रहा हूं, आप गलत कर ही नहीं सकते हो। तो गलत करने से पहले आप
उसके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढना पड़ता है, उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, वो गलत नहीं है। फिर आप एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हो। उस एक्सक्यूजेस ढूंढने का मतलब क्या है? विजडम का क्या काम है, बुद्धि का? डिस्क्रिमिनेट करना, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। जो भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, ये कहां से करते हो? बुद्धि से। और गलत काम हमसे क्यों होता है? जब बुद्धि प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, विजडम जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। विजडम क्यों नहीं प्रॉपरली फंक्शन करता है? बहुत सारे कॉजेस हैं। एक कॉज ये है कि नेचुरल भी है, कुछ लोग बचपन पैदाइशी इनबिल्ट ही उनकी बुद्धि प्रॉपरली डेवलप नहीं होता विजडम, कि वो जो जैसा है उसको एज इट इज समझ सकें, देख सकें। नंबर टू, बुद्धि को बुद्धि को प्रॉपरली फंक्शनल बनाने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप इलिटरेट हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, चीजों के बारे में ठीक ठीक नहीं जानते, तो भी गलत डिसीजन लेते हैं। ये तो हो गया जनरल प्रॉब्लम। बाकी सारे यही है क्या? यही लालच, इल्यूजन, अटैचमेंट, जेलेसी, मैलिश, हेट्रेड, एनमिटी, ये सब जब आपके अंदर, इवन अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग, ये तो सब बड़े इजीली आप मान लेंगे कि नहीं, जेलेसी के कारण बुरा आदमी करता है, गुस्सा के कारण करता है। नहीं 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 नहीं, ये तो वन साइड है। प्यार से भी गलत काम होते हैं। एक्सट्रीम रेस्पेक्ट से भी गलत काम होते हैं। आपने देखा है दुनिया भर में जितने रिलीजियस लीडर हैं, कितना भी पाप करे, कितने भी गलत काम करे, क्यों नहीं उनको पुलिस पकड़ पाती है प्रॉपरली, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता? पता है? क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने गुरु या प्रोफेट या उसके प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा या सम्मान रखते हैं, वो करने ही नहीं देते। प्यार से भी गलत गलत काम करते हैं हम। पॉइंट तो क्या समझने की है? इमोशन, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करना जानते हैं, तो वो इमोशन के द्वारा सबसे पहले आपकी विजडम, बुद्धि ओवरपावर्ड हो जाता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता है। और बुद्धि जब ओवरवेल्म्ड होता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जिन्होंने गलत काम किया वो सब हेट्रेड के कारण किया, प्यार के कारण भी लाखों लोगों की बर्बादी हुई है। आप अगर हिस्ट्री देखें, किसी राजा को, नवाब को, किसी पावरफुल व्यक्ति को किसी से प्यार हो गया, देखिए भारत में कितना होता है, साउथ एशियन देशों में, किसी लड़के को लड़की से प्यार हो गया, लड़की ना मानी, तो उसको मार डालते हैं, एसिड डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। क्यों डाला ये? वो प्यार है जी, प्यार। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत, बहुत सारे माँ बाप कितने पाप कर डालते हैं। क्यों? बच्चों के प्यार के कारण। पूछो जी, ये क्यों किया? जी बच्चों के कारण करना पड़ता है। कोई भी चीज परमात्मा ने आप दिया है ना, मतलब जो नेचुरल है, वो ना खराब होते हैं ना अच्छे होते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, प्यार भी अच्छा नहीं है, नफरत बुरा नहीं है, सम्मान भी कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या है? ये चीजें कहीं आपको ओवरवेल्म तो नहीं कर रहे, ओवर पावर तो नहीं कर रहे? अगर आप, ये सारे इमोशंस हैं, अगर किसी भी इमोशन से अगर आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, दब चुके हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कंप्रोमाइज्ड होता है। तो आप सही को सही, गलत को गलत नहीं जान पाएंगे। इसीलिए समझदार लोग, हमारे हमारे सोसाइटी के जो एल्डर्स है, हमें कहा करते हैं, दिल और दिमाग दोनों का ख्याल रखो। सुनो, डोंट लिसन योर दिल एवरी टाइम, एंड डोंट लिसन योर
ब्रेन एवरी टाइम। केवल दिमाग का मतलब विजडम का सुनने वाला व्यक्ति रोबोटिक हो जाएगा, इमोशन खत्म हो जाएंगे, तो वो अनसोशियल हो जाएगा, उसकी सोशलिटी खत्म हो जाएगी, बहुत क्रूएल बनेगा। और केवल दिल की इमोशन की बात सुनने वाला व्यक्ति बहुत कुछ गलत काम करेगा, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, खुद को भी नौकर चाकर बना के रखेगा। और ये होता है। दुनिया भर के स्त्रियां पिछले लाखों हजार साल से अगर घरों में गुलामी करते रहे अपने अपने घरों में, क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि पति तुम्हारा गॉड है, देवता है, परमेश्वर है, बच्चों के लिए ही तुम्हारी जिंदगी है। तो वो अपनी इमोशन को इतना ज्यादा कर लिया अपने पति और बच्चों के लिए, वो स्लेव से ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाया। आज भी जो अनपढ़ स्त्रियां होती हैं या गांव से होते हैं, वही है। वो दिन रात गधे और ऊंट की तरह, बैल की तरह खट मेहनत करते रहते हैं, कुछ नहीं, और उसी में वो हैप्पी है। क्यों? बुद्धि काम नहीं कर रही है, इमोशन से ओवरलैप। जैसे जैसे महिलाएं पढ़ी लिखी हुई, उन्होंने बहुत सारे तो फेमिनिज्म के नाम पर तो इमोशन को ताला लगा दिया, मैं उन फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। पर जो जो महिलाएं समझदार हैं, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड हुए, ब्रेन को यूज करना सीखा, इमोशन को भी छोड़ा नहीं, वो अच्छे बने। वो पति को भी प्यार करते हैं, परिवार का भी पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर ओन बेनिफिट। वो अपना सुख को भी जानते हैं, सुख भोगना। पर वो आज से 100 साल 200 साल पहले लेडीज जैसे होते थे, या आज भी जिस तरह के गांव में या अनपढ़ लोग या पर्टिकुलर रिलीजन में महिलाएं जिस तरह अपने आप को स्लेव समझती हैं कि हम तो पति और बच्चों की सेवा के लिए ही जिंदा है, उससे उबर आए। इमोशन की अपनी यूज है, बुद्धि की अपनी यूज है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब आपका इमोशन आपको ओवरवेल्म्ड करता है, वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव हो, वो प्यार हो या नफरत हो, दोनों एक्सट्रीम लेवल पर जाए, खतरनाक है। खैर, यहां अर्जुन की स्टेटमेंट है कि दुर्योधन लालच के कारण, या दुर्योधन के भाई लालच के कारण इतने ज्यादा उनकी बुद्धि ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं, ओवर पावर्ड, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके व्यवहार से कितने रिलेटिव्स मारे जाएंगे, फ्रेंड्स मारे जाएंगे, कितना पाप होगा। पर हमें तो ध्यान रखना चाहिए, हम तो समझदार हैं, हम तो हमें हमें तो कोई लालच नहीं, हम क्यों लड़ाई करने आए? ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दना, जनताओं के दुख और दर्द और डर को कुचलने वाले अर्थ कृष्ण, कथम न ज्ञेयम अस्माभि, हमें क्यों नहीं पता हुआ, हमने क्यों ये ठीक ठीक नहीं समझा? अस्पापात अस्मात निवर्ति, तुम इस पाप से छुटकारा पाने के लिए, ये पाप ना करने के लिए हमारे मन में विचार क्यों नहीं आया? कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इस तरह की लड़ाई में और कुछ हो न हो, अपना कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। और अपना खानदान नष्ट होने का जो पाप है, कि पाप को देखते हुए भी हमने क्यों नहीं सोचा कि ये गलत चीज है? अपने खानदान की बर्बादी का जो पाप होगा, उस पाप को देखते हुए कैसे हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि हम लड़ाई ना करें? ये सब आपको अर्जुन की वो हर बात आपको अच्छा लगेगा। मतलब अर्जुन की प्रॉब्लम देखिए, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी क्लैरिटी करते चले। मैं अर्जुन की बुराई नहीं करना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट अर्जुन, एंड हम सब अर्जुन है। पर अर्जुन की कमियों को देखकर हम अपने आप को भी एनालाइज करेंगे,
हाँ, कैसे एक लिमिटेड विजडम के कारण हम सही की जो जो ब्रोडर सेंस में क्या सही है, ब्रोडर सेंस में क्या गलत है, हम उसको जज नहीं कर पाते हैं। हम कितने नैरो सेंस में पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म को देखते हैं। फिर हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो इस तरह के धर्म जैसा दिखने वाले चीजें बोलता है, धर्म नहीं बोलता है, धर्म जैसा दिखने वाला चीज। अर्जुन के इतने स्टेटमेंट को लीजिए और इसको एनालाइज करिए। अर्जुन की लाइफ में लड़ाई से अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं है। लड़ाई मतलब लोगों को मारना, शत्रुओं को मारना। अर्जुन को लोगों को मारने में कोई प्रॉब्लम ना था, ना अभी के स्टेटमेंट में भी। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि लड़ाई करना बुरी बात है। अर्जुन ये भी नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मारना बुरी बात है। ध्यान रखिए, अर्जुन का स्टेटमेंट का जो जिस्ट है, अपने लोगों को मारना बुरी बात है, अपने रिश्तेदारों को मारना बुरी बात है। ये बात क्लियर हो रही ना? तो कहां पर वो वो पेंच है जिसको फिक्स करने की जरूरत है? 39 श्लोक में ये कुलक्षय कृता दोष को ध्यान रखिए। कुलक्षय कृत मतलब अपनी फैमिली या अपनी जो क्लान है, डायनेस्टी है, उसकी बर्बादी का दोष। ये आगे काफी लंबा अभी ये इस पर चर्चा चलेगी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न मधर्मो अभिभवत्युत। तो हे कृष्ण, ये अर्जुन कह रहे हैं, अगर कुल, खानदान और फैमिली, होल फैमिली नष्ट हो जाए तो खानदान का, फैमिली की जो बेसिक धर्म है, जो कि इटर्नल है, वो भी नष्ट हो जाएगा। और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर अधर्म हावी हो जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। अधर्म, जो 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 सीन है, जो पाप है, जो बुरी चीजें, वो हावी हो जाएगा। कुल का नष्ट होने पर कुल धर्म नष्ट होता है, धर्म के नष्ट होने पर पाप बढ़ जाता है। जब भी कोई लड़ाई होती है ना, पूरी सोसाइटी तितर बितर हो जाता है। किसी किसी घर में पूरा का पूरा 2-3 जनरेशन मेल मर जाते हैं, है ना? पुरुष, बाप, बेटा, भाई, खानदान मर जाते हैं। सपोज किसी के घर में कोई नहीं बचा, या कोई एक या दो बचे, बाकी साफ हो, कैसे धर्म नष्ट होता है देखिए। सपोज मेरे पैदा होने से पहले या मेरे बड़ा होने से पहले मेरी माँ नहीं रही, तो जो मेरी बहन है या जो मेरी पत्नी आएगी, जो खाना जनरली बनाते हैं, उनको वो खानदान की खाना बनाने की तरीका ट्रांसफर तो नहीं हो पाया ना, तो वही खत्म हो गया। चलो, मेरे पैदा होने से पहले या मेरे छोटे अवस्था में मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, तो हमारे फैमिली की जो वैल्यूज है, जो जो आर्ट है, जो टैलेंट है, हर खानदान की अपनी एक आर्ट है, अपना एक, जैसे कुम्हार है, उसकी एक टेक्निक है कैसे घड़ा बनाना है, एक सोनार है, हर चीज की एक व्यापारी है, वो व्यापार की, कपड़े की व्यापारी है, उसको पता है कि कैसे बेचना, कैसे खरीदना। ये बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे आर्ट हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। ये तभी मुझे मिलेगा जब मेरे होते हुए मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हों, और मेरे सीखने की एज होने से पहले अगर मेरे पेरेंट्स ना हो, तो वही उसी जनरेशन में उस खानदान का पूरा जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब जो प्रोफेशन है, वो खत्म हो गया। और वृत्ति इज वन पार्ट ऑफ धर्म। धर्मों में बहुत कुछ आ जाते हैं, आपकी खानदान की जो कुछ भी आपकी चीजें हैं, वो आपकी, आपका कुल का धर्म है। आपकी सोसाइटी के जो कुछ हो रहा है, वो आपकी समाज का धर्म है। आपके देश में जो कुछ हो रहा है, वो आपके देश के धर्म है। वो खत्म हो जाता है।
जब पूरा का पूरा खानदान खत्म होता है तो खानदान के साथ साथ वो सब कुछ हो, इवन पैसा कमाने की भी एक फैमिली के एक पर्टिकुलर तरीका है, वो भी खत्म हो जाता है। खाना की स्वाद की अपनी तरीका है, वो भी खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। और अगर पूरी सोसाइटी में, एक जिले में, एक स्टेट में, एक कंट्री में करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कल्पना करिए कितने तरह कितने खानदान उजड़ेंगे। और खानदान उजड़ने का अर्थ नहीं कि सिर्फ लोग मारे जाते हैं, उसके साथ वो नॉलेज, वो स्किल, वो आर्ट, है ना, वो खान पान, कल्चर, सब नष्ट हो जाते हैं ना। प्री क्रिश्चियन एरा में यूरोप को के बारे में सोचिए, प्री इस्लामिक अरब, अफ्रीका, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की कल्चर के बारे में सोचिए। कुछ बचा है आज? यूरोप में कहीं मिलेगा वो ग्रीक का कल्चर, रोमन कल्चर? जो भी उस समय, आप तो ज्यादा समझदार हैं, आप जानते हैं, मिलेगा? सब खत्म कर दिया गया डेलिबरेट। ये रिलीजियस फाइट भी एक तो वार है ना। ईरान, पर ईरान की एक अपने कल्चर था। आप अगर आज से इवन 25-30 साल पहले का ईरान देखेंगे तो उनके लोग, उनकी महिलाएं, उनके पुरुष, ऐसा लगेगा कि कोई वेस्टर्न कंट्री है। इतना एडवांस थे, इतनी इतना खूबसूरत कंट्री था, महिलाओं को इतनी आजादी थी। और वैसे ही ये बहुत ट्रेडिशनल कंट्री है ईरान, पता है ना, क्योंकि वो भारत जैसा उसकी, जैसे इंडिया है, चाइना है, ग्रीक है, इसी तरह ईरान भी एक बहुत पुराना सिविलाइजेशन वाला कंट्री था। कहाँ, आप तो फॉर्चुनेट हैं कि आप उस भारत से बिलोंग कर, भारत की उस बचा खुचा टुकड़े से बिलोंग करते हैं, बचा खुचा टुकड़े से, जहां अभी भी आपकी सिविलाइजेशन बचा हुआ है। तो कहाँ ईरान के बच्चों को कहाँ मौका मिला? रिलीजन चेंज होने के साथ साथ सब कुछ बदल गया। रिलीजन भी एक वार है। तो बात है कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान आए, और कभी अफगानिस्तान बुद्धिस्ट कंट्री था, चलो बुद्धिस्ट गए, कभी हिंदू था, गए, बुद्धिस्ट आए, गए, इस्लाम आया। अफगानिस्तान के आप इंटीरियर एरिया में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, आपको किस उनकी पाश्तो लैंग्वेज में कोई अरबी फारसी कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा वो ज्यादा संस्कृत से या पंजाबी से ज्यादा क्लोज मिलेगा। पर क्या है कि उन पर जैसे ही आप काबुल और जो बड़े बड़े कंधार शहरों में आते हैं, वहां वो पाश्तो ज्यादा अरबी में चेंज होता गया। क्यों? क्योंकि वहां फिर वो जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो फिर फोर्स करते रहे कि भाई आपको अरबी वर्ड ज्यादा यूज करना है, वो वर्ड यूज करना है, तो चेंज होता गया। अब जब तालिबान आ गए, अब पाश्तो भी नहीं बची, वो भी सब अरबी हो गया, सब, है ना, सब चेंज हो गया। वो जो आदमी, वो जो महिला, वो जो बच्चा हजारों सालों से एक लैंग्वेज बोलता था या बोलती थी, हजारों सालों से एक पर्टिकुलर वे में जीता था, हजारों सालों से एक पर्टिकुलर वे में खाना खाता था, हजारों सालों से एक पर्टिकुलर वे में फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था, सब गायब हो गया। और एक जनरेशन तो चलो जैसे तैसे बचा ले, पहले अगले जनरेशन को पता नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगा। हम सबके भी यही है, जो हम भारत से बाहर रहते हैं आकर के, तीसरे चौथे जनरेशन तक हमारे पास बचता कम है। इसीलिए बहुत जरूरी है, मैं हमेशा सबको कहता हूं, जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हो, अपनी कल्चर, अपना रिलीजियस प्रैक्टिस, अपनी भाषा को मत छोड़िए। बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों? आपके तीसरी चौथी जनरेशन तक
वो कलर का सिर्फ ब्राउन रहेंगे, उनमें कुछ नहीं बचा होगा, वो तुम्हारे खानदान के हैं, इसकी कोई निशानी नहीं मिलेगी। सिर्फ स्किन ब्राउन होगा, नथिंग एल्स। देखना चाहते हैं साउथ अफ्रीका के इंडियन लोगों को देख करके आइए, जो 100 साल से 150 साल से खाली ब्राउन है। नाम भी उनको हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा अच्छा ये तो इंडियन है। बात करो, बात करने के बाद पता चलेगा इससे बेटर है कि तो मैं साउथ अफ्रीका का किसी लोकल ब्लैक से बात कर लो। एक जनरेशन जब कोलैप्स करता है, वो अकेला जनरेशन कोलैप्स नहीं करता, वो आगे के सैकड़ों हजारों जनरेशन को डिलिंक कर देता है, लिंक तोड़ देता है। और उनमें से एक है, रिलीजन तो एक है ही, एक है लड़ाई, वार। अर्जुन कह रहे हैं जब लड़ाइयां होंगी, लड़ाई होगी, कितने खानदान बर्बाद होंगे। खानदान तो समझ रहे हैं, फैमिली डायनेस्टी है ना, फैमिली ट्रेडिशन। जब फैमिली में कोई बचेगा नहीं, और बच्चा भी चलो कोई एक आधा बच भी गया, तो फैमिली के जो एक धर्म होता है, जो धर्म में सब कुछ आ गया, खान पान रहन सहन, बैठना उठना, कल्चर फेस्टिवल सब कुछ, वो सबके सब नष्ट हो जाता है। और जब कुल का धर्म नष्ट होता है, तो फिर जो बचता है वो पाप ही पाप बचता है। मतलब आपकी एथिक वैल्यूज कुछ तो बचता नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जब अधर्म बढ़ने लगता है, अर्थात जब इमोरलिटी बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कुल स्त्रिय, फैमिली की जो वोमेन लेडीज हैं, वो करप्ट होते हैं। और जब लेडीज करप्ट होते हैं, हे वृष्णि वंश के संतान कृष्ण, फिर वर्ण संकर, फिर इंटरमिंगल्ड सोसाइटी बनता है। जब लड़ाई होगी तो खानदान बर्बाद होंगे। और जब खानदान बर्बाद, लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? लेडीज पर। अगर आपको पता नहीं है, दुनिया के किसी भी वार की पोस्ट वार सोसाइटी को स्टडी करिए, इराक, वियतनाम, है ना, अभी अभी जो आपने देखा अफगानिस्तान, या पुराने जमाने के वर्ल्ड वॉर की, अभी रिसेंटली तो वर्ल्ड वॉर कितना, 50 60 साल, 70 साल, 80 साल के पहले की है, स्टडी करिए। जहां भी वार होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि जब घर में पुरुष मारे जाते हैं, कुछ बचते नहीं है, या छोटे मोटे बच्चे बचते हैं, या तो दुश्मन देश के आर्मी खुद ही सबसे ज्यादा महिलाओं पर अटैक करता है, उनको करप्ट करता है, या नहीं भी करता है, वो सोसाइटी जिसमें मैक्सिमम लेडीज रह चुके हैं, मिनिमम मेल रह चुके हैं, तो वो मेल ज्यादा करप्ट माइंडेड होते हैं। वो उन सब स्त्रियों पे खराब दृष्टि से देखना, उनको करप्ट करना, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, तो स्त्रियां करप्ट होती। स्त्रियां करप्ट होने से क्या होती हैं? जब इमोरल एक्टिविटीज होती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे फिर उस इमोरल रिलेशनशिप के कारण पैदा होते हैं, जिनको पता नहीं उनका पापा कौन है, उनकी माँ क्या है, उनके पढ़ाई कल्चर क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन उनको पालेगा, कौन पालन पोषण करेगा। और जब ऐसे बच्चे सोसाइटी में बढ़ते हैं ना, फिर वो सोसाइटी कैसे होगा? आवारा, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं, ऑर्फन बच्चे, जिनके लिए कोई धर्म क्या है अधर्म क्या पता नहीं, एजुकेशन पता नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, वो कैसी सोसाइटी बनेगी? एक करप्ट सोसाइटी बनेगा। और ये सिर्फ अर्जुन की स्टेटमेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज भी कहीं लड़ाई होगी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पर पड़ता है। तो आप इन्वेजन की हिस्ट्री पढ़िए, जो राजस्थान में क्यों सती प्रथा शुरू हुई, और जो आप देखते हैं
भारत में सबसे ज्यादा घूंघट, घूंघट समझते हैं, जो सर को ढकने का, वो कहां पर है? वो नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में कहां पर है? वही राजपूत, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। आपको साउथ में किसी लेडी को आप देखेंगे जो घूंघट करता हो? किसी बंगाल और महाराष्ट्र में देखेंगे? हाँ देखेंगे, जहां जहां इन्वेडर्स राज किया है वहां मिलेगा। सलमान जहां राज किया है, वो जो जौहर आप पढ़ते हैं खुद के, वो सारे के सारे रानियां क्यों? क्योंकि जब इन्वेडर अटैक करके आपको मारता है, फिर सबसे ज्यादा बुरी हालत बनाते हैं किसकी? महिलाओं की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ, आप आप में से कितने लोग अफ्रीकन कंट्रीज में क्या चल रहा है, वहां के लोग किस तरह के लाइफ जी रहे हैं? पता है, मोस्ट ऑफ अफ्रीका के कंट्री का जितने भी देश हैं, उनके हर देश में एक पर्टिकुलर उनके अपने लोकल कल्चर था, सिविलाइजेशन था, रिलीजियन था। आप देखेंगे अफ्रीका के बच्चों को, अफ्रीका में ज्यादातर देशों अंग्रेजी बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, क्योंकि उनकी कॉलोनी वो रहे हैं। कुछ नहीं पता उनको कि उनके राज्य देश की क्या एक्चुअली सिविलाइज, कुछ नहीं पता। फटे पुराने सस्ते, वो जो क्या कहते हैं, जो अमेरिका यूरोप वगैरह से जो फटे पुराने कपड़े जाते हैं, जीन्स वगैरह, वो वेस्टर्न स्टाइल में कपड़े पहन के लाइफ में कुछ नहीं बचा है। क्यों? यूएसए के जो ब्लैक सोसाइटी है, उनमें इतने ज्यादा प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपको पता है, ये मेरी जो अध्ययन है, यहाँ नीरज भी है, ही में करेक्ट में, क्योंकि उसका काफी वो अध्ययन होगा, मुझे करेक्ट कर सकता है। एक चीज जो मैंने यहाँ नोट किया, यूएसए में यहाँ के वाइट लोग हैं ज्यादातर, उनकी क्योंकि उनकी फैमिली कल्चर है, वो उनकी क्यूजन है, उनके खाना पीना, फेस्ट, सब कुछ उनके अपने हैं। एशियन है, उनके अपने। साउथ अमेरिकन है, उनके अपने। अगर नहीं है यहाँ, मोस्टली ब्लैक। क्यों ब्लैक फैमिली के बच्चे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं? क्यों ब्लैक फैमिली में ज्यादा बदमाशियां होती? क्यों पता है? कुल धर्म विनाश होने पर वर्ण संकर होता है और बच्चे बर्बाद होते हैं। कोई है नहीं फैमिली में, माँ बाप की कोई सिविनिटी बची नहीं है। गोरों को तो वही चलता आ रहा है, एशियन का तो चलता आ रहा है, साउथ अमेरिकन तो चलता आ रहा है। ये तो बेचारा स्लेब बन के आए थे, स्लेब की कोई कल्चर नहीं थी, गुलाम थे। जब उनको फ्री कर दिया, उनको पता नहीं कि मेरा कल्चर क्या है, मेरा ट्रेडिशन क्या है, मेरा खाना क्या है, माँ बाप मिले तो हम कैसे से कैसे, माँ बाप की संबंध क्या है, माँ बाप बच्चों का संबंध क्या है। बिखरा हुआ ब्रोकन फैमिली है। तो आप समझ पा रहे हैं फैमिली का कंटिन्यू करना कितना जरूरी है सोशियली? अमेरिकन जेल में सबसे ज्यादा कौन है? ब्लैक है। रोड पर करप कौन सबसे ज्यादा होता है? क्यों है? ये अर्जुन के स्टेटमेंट को समझेंगे, समझ में आएगा। जब खानदान खत्म हो जाता है, फैमिली ब्रोकन हो जाता है, तो यही सोसाइटी बनता है। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो लड़ाई के कारण, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट घर की महिलाओं पर होता है। वो उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार गंदा अच्छा करता है, और जब स्त्रियां करप्ट हो जाती हैं, तो बच्चे फिर उसी तरह के बिगड़े हुए पैदा होते हैं। और उससे होता क्या है? संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब बच्चों का कुछ पता ही नहीं, संकर बच्चे हो, संकर कहते हैं मिक्स, पापा कौन है माँ कौन है पता नहीं है ना? तो ऐसे बच्चे, जब ऐसी जब सोसाइटी बनती है, ऐसी लोगों का जब कम्युनिटी बनती है, तो ऐसा सोसाइटी, उसका खानदान नरक के लिए होता है, जस्ट फॉर हेल, जस्ट फॉर सफरिंग। और खाली इतना नहीं, पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया।
उनकी जो अनसेस्टर्स हैं वो भी बेचारे बिना पिंड और उदक को पाए। पिंड उदक क्या होता है? उदक मतलब जल। हम क्यों बच्चे पैदा कर, एक तो आपकी खानदान को लिंक बनाए रखना है, नंबर टू बुढ़ापा में हेल्प करेंगे, मरने के बाद भी हमारी जो भी कुलधर्म है वो कंटिन्यू करेगा। आपका फैमिली कुछ है ही नहीं, ब्रोकन फैमिली, पता नहीं ये बच्चा किसका है, पता नहीं ये महिला क्या है। तो जो अनसेस्टर से नॉर्मली जब हम क्या करते हैं, हमारे कोई दादा परदादा पिता माता जो भी है, उनकी डेथ होने के बाद हम उनको याद करते हैं। आपने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा, तो वो जलांजलि देते हैं, है ना, जिसको आजकल की वो जा करके गया वगैरह में तर्पण वगैरह करते हैं। खैर वो तो एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसे पंडे लोग जुलूम ही करते हैं ज्यादा उसमें। पर एक जो व्यवस्था है कि आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, बहुत तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि जो ट्रेडिशनली था कि आप उनको जल मतलब वो नदी में या नाले में खड़े होकर के आप पानी अर्पित करते हैं, या जो भी हमारा ट्रेडिशनल वे है ना, श्राद्ध, जिसको आप श्राद्ध कहते हैं, पिंडोदक से श्राद्ध, उनको श्रद्धा से याद कर। वो कहाँ बचेगा जी? आपकी दीवार पर फोटो टांगी होती है ना, आप में से बहुत लगाए, अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, 4 पीढ़ी पहले की भी लगाते हैं, कोई लगाता होगा। पर जब आपका कुछ है ही नहीं खानदान में, किसकी फोटो लगाएंगे, किसको याद करेंगे, किसका श्राद्ध करेंगे, किसका तर्पण करेंगे, किसका क्या करेंगे? अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं लड़ाई करने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, खानदान उजड़ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस चीज को बताने के लिए कृष्ण को किस एडजेक्टिव से एड्रेस किया? हे वार्ष्णेय। आपको पता है वार्ष्णेय का क्या मतलब है? हे वृष्णि वंश को बिलोंग करने वाला, हे कृष्ण, तुम कौन हो? वृष्णि डायनेस्टी को बिलोंग करते हो, मतलब तुम वार्ष्णेय हो, तुम्हारा खानदान है। और अगर ये लड़ाइयां हुई, फिर मेरे जो अगला जनरेशन होगा वो पांडव नहीं कहलाएगा, वो कौरव नहीं कहलाएगा, तुम वार्ष्णेय हो। देखिए अर्जुन के एड्रेस के पीछे भी कभी कभी बड़ा वो सोच समझ के बोलता है ना। तुम मधुसूदन हो, तुम कितने राक्षसों को मारा है, पर मैं जो मारने जा रहा हूँ रिश्तेदारों को। तुम वार्ष्णेय हो, वृष्णि वंश का संतान हो, पर मैं जब लड़ूंगा मेरे खानदान में फिर कोई बचेगा नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए 10 मिनट लेट हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर कंक्लूड करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।